हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जनरल स्टडीज़ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसमें इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा हो गई है। तो इस चैनल पर हम लोग जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स रिवाइज करेंगे और उसकी शुरुआत हम आज पॉलिटी से कर रहे हैं। सो लक्ष्मीकांत में सबसे पहला चैप्टर एक्ट्स का है, तो यहाँ हम रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी रूल के रेगुलेटिंग एक्ट्स आते हैं, वो फर्स्ट स्टेप होता है 1773। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वो 1773 का एक्ट है जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज़ वॉरेन हेस्टिंग। बहुत टाइम क्वेश्चन पेपर आता है। एंड इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members टू असिस्ट हिम। इट गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज बिकेम सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसका जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये जो एक्ट है ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता भी प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता के लिए प्रोवाइड करता है, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ वन चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। और ये जो एक्ट था, दिस इज फॉर द स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग जो कंपनी को हेड कर रहे होते थे। ठीक है, तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को रिपोर्ट करना होगा ब्रिटेन को, जिनका जो भी अफेयर होता है, जितना भी वो रेवेन्यू कमाते हैं। ठीक है, दिस वॉज इन 1773। बट कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी जो 1773 में थी, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक एक्ट आता है 1781। इसलिए इस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, विच इज़ एक्ट ऑफ 1781। इसके बाद हमारा एक्ट आता है 1784, विच इज़ नोन एज पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया। इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं ऑफ द कंपनी के। It distinguish between political and commercial functions of the company. COD तो हमारे पास पहले से थे, विच इज़ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बट अब एक न्यू बोर्ड स्टैब्लिश होता है विच इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दिस इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, CD ABCD होता है ना, CD और फिर नया बन गया तो B पहले लग गया, तो BOC और COD। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब कमर्शियल फंक्शन संभालेंगे और जो बच गए सिविल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, रेवेन्यू, वो BOC संभालेगा। ठीक है, तो ये 2 हो गए, तो इसलिए ये डुअल सिस्टम यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, ऑलराइट। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब कंपनी की टेरिटरीज थी, जो भी अब तक टेरिटरीज इंडिया से इन्होंने अपने कंट्रोल में की थी, विच इज़ आर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड सेकेंडली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसलिए ये एक्ट इम्पोर्टेंस रखता है 1784। फाइन। इसके बाद हमारा आता है एक्ट 1793। ये वो एक्ट हैं जो हर 10-10 साल में हुए हैं। ठीक है, 1773, 1781 तो छोटा सा ही है, 1784 और फिर 1793। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसमें कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था सेपरेट कर दिया गया था जुडिशरी फंक्शन से। मतलब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी फंक्शन आर सेपरेटेड, विच लेड टू द डिसअपेयरिंग ऑफ माल अदालत्स। माल मतलब रेवेन्यू, अदालत मतलब जुडिशरी, मतलब इन दोनों को अलग कर दिया, तो रेवेन्यू एंड जुडिशरी को अलग कर दिया। आप माल अदालत से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक्ट 1813
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई थी एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि कौन से एक्ट में एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड इन टी के अलावा मोनोपोली ख़त्म हो गई थी। एंड ₹1 लाख सेट असाइड फॉर एजुकेशन, जो इस एक्ट से तहत शुरू हुए थे, बट कितना यूज़ हुआ किसी को नहीं पता, ठीक है। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर इंक्रीज हो गई थी। सेपरेट अकाउंट्स वर टू बी केप्ट फॉर कमर्शियल एंड टेरिटोरियल रेवेन्यू। क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिट कर दिया गया था कि आप आइए प्रीच कर सकते हैं, यू कैन यू कैन चेंज द रिलीजन ऑफ पीपल इफ दे वांट, कि अब क्रिश्चियन इसमें ये था। कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स थे उनको 10.5 डिविडेंड ऑन द रेवेन्यू ऑफ इंडिया, मतलब अब जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता था, और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनकी फिक्स कर दी कि भाई आपको इतना ही पैसा मिलेगा, इससे ज़्यादा आप जो भी कमाएंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें 1813 में ये फिक्स हो गई, कंपनी शेयर होल्डर्स को 10.5 डिविडेंड दिया जाएगा ऑन द रेवेन्यू ऑफ इंडिया, इसका ये मीनिंग है, फाइन। इसके बाद हम आते हैं 1833 पे। दिस एक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो 1773 में आपका गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया है, ठीक है, मतलब बंगाल से पूरा प्रॉपर इंडिया हो गया। अब विलियम बेंटिक वो फर्स्ट थे, और जो सबसे पहले थे जो गवर्नर से ये बने थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, है ना, और अब विलियम बेंटिक हो गए हैं। और इन विलियम बेंटिक ही वही है जिन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती करा था, ठीक है। तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, एबॉलिशन ऑफ सती कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई विलियम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही फॉर द एंटायर इंडिया, है ना, मतलब जैसे बॉम्बे और मद्रास भी प्रेसिडेंसीज थी, पहले उनको सबऑर्डिनेट ही कर दिया गया, बट फिर अब इनकी लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉज बनाने की पावर भी छीन ली गई। अब जो भी लॉज बनेंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बनाएगा, ठीक है। सी 1833 से पहले जितने एक्ट हुए ये ऊपर वाले और 1793, 84, उन सबको रेगुलेशंस कहा गया, उन सबको रेगुलेशंस कहा गया। बट जो लॉज इसके अंदर बनेंगे उनको एक्ट्स कहा गया, ठीक है। एंड एक लॉ मेंबर भी ऐड हुआ, ठीक है, टू द गवर्नर जनरल काउंसिल। कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह से एंड हो गई, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो चीज़ों में मोनोपोली थी इसमें, बट इसमें पूरी तरह से एंड हो गई। इसका मतलब जो है जो कंपनी है इट बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। एंड स्लेवरी अबॉलिश भी हुई 1833 में, के लॉज के अंदर स्टेप्स लिए गए, बट प्रॉपरली अबॉलिश्ड होगी 1843 में, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्ट आता है 1853 विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वो सेपरेट कर दिए गए। मतलब अभी तक जो गवर्नर जनरल था वो सब कुछ कर रहा था, मतलब एग्जीक्यूटिव भी था, लेजिस्लेटिव भी पावर उसको यहाँ से मिल गई, और एग्जीक्यूटिव तो 1773 में उसको मिल ही गई थी, राइट। व्हेन यू गेट द 4 members एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट हिम, राइट। और यहाँ से अब उसको लेजिस्लेटिव मिल गई थी, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर एंटायर इंडिया 1833। तो अब 1853 में ये दोनों अलग कर दिए गए, फाइन। 1853 में ये दोनों अलग कर दिए गए, लेजिस्लेटिव भी और एग्जीक्यूटिव भी। तो जो लॉ मेंबर 1833 में ऐड हुआ था वो बिकेम अ फुल मेंबर, ठीक है, इन 1853 ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही है, राइट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग हुए हैं और लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग हुए हैं, तो
तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनेगी, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी तो उसमें काउंसिलर्स भी चाहिए, तो 6 न्यू काउंसिलर्स अपॉइंट किए गए थे फॉर लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है। और यही लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम बोलते हैं इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ILC, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और 1853 में ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हमारा शुरू हुआ था, ठीक है। और इसी ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैकले कमेटी भी अपॉइंट की गई थी फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। ये बहुत बार पूछा जाता है, इंडियन मैकले सर्विस अपॉइंट की थी 1854 में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हुआ था। ये पूछ सकते हैं इन विच ईयर और इन विच एक्ट, इन विच चार्टर एक्ट लोकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स आए थे, ठीक है। एंड नाउ 1857 में हम सबको पता है स्पॉय म्यूटनी हो गया था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद 1858 में एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, विच इज़ नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस। क्योंकि 1857 में लड़ाई हो गई तो अब उनको अच्छा भी तो बनना था ना अंग्रेज़ों को, तो दे आर लाइक एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। 1781 इज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो डिस्प्यूट्स, जो डिस्क्रिपेंसीज थे 1773 में, उसको सेटल करना था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसमें अच्छा बनना था, तो लड़ाई के बाद तो 1858 में गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था अब वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया, गेटिंग इट। 1773 में सबसे पहले वो गवर्नर जनरल बना, 2 बार 7 है, राइट। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। एंड देन 1858 में वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया। एंड द फर्स्ट वाज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। एंड उसके बाद अब जो भी इंडिया को गवर्न कर रहा था, राइट, इंडिया वॉज गवर्न बाय एंड द नेम ऑफ क्राउन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब जो भी था वो क्राउन से हो गया, तो इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। हम जानते हैं, राइट, कि हर मेजेस्टी करते रहते हैं। थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक न्यू डेजिग्नेशन इंट्रोड्यूस हुई एंड अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, और इसमें काउंटेस था। अब इट एंडेड द डबल सिस्टम ऑफ BOC और COD को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सारी इंफॉर्मेशन देगा, एंड ही और ही मोस्टली ही, राइट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्राउन पे को सारी इंफॉर्मेशन देगा, एंड दिस वे द चैनल वर्क्स विद कंप्लीट अथॉरिटी। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को कंप्लीट अथॉरिटी होगी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये बंदा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा जाएगा एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। इट डिड नॉट ऑल्टर द वे सिस्टम ऑफ इट, सो इट मोस्टली अबाउट द अपर रिजीम का, राइट, कि ऊपर से चीज़ें कैसे होगी। जो नीचे जो गवर्नमेंट चल रही थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी थी, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं थे, ठीक है। दिस वॉज एक्ट 1858 जो आज हमने रिवाइज करा। तो आज हमने 1773 से 1858 तक सारे एक्ट्स रिवाइज करें। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे हो और मज़ा आया हो। बाकी के एक्ट्स हम कल रिवाइज करेंगे, राइट, क्योंकि एक दिन में इतना सारा एक्ट्स पढ़ने भी मुश्किल हो जाता है। सो आई होप यू गाइज हैव अ गुड रिविजन विद मी। थैंक यू, कल मिलते हैं।